जय भास्कर। मगध संदेश श्रृंखला की पिछले कड़ियों में मैंने आश्वासन दिया था कि कुछ संदेश जो मेरे आलेख स्वरूप में आ गए हैं, प्रकाशित भी हो चुके हैं, उन्हें अपने शब्दों में आपको मैं सुनाने का प्रयास करूंगा। तो अभी क्रमशः 3 आलेख अलग अलग कड़ियों में आपको हम सुनाएंगे, जिनके विषय वस्तु पर हमारी चर्चा पहले हो चुकी है। बस आलेखों को शब्दशः यहाँ सुना रहा हूँ। तो उस श्रृंखला में पहला आलेख मेरा है, दिखावे में है दम, मग समाज क्यों कम। क्योंकि ये अब इस अभी जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं विचार बीथी, ये आलेख संग्रह प्रकाशित हो चुका है। इसमें अन्यान्य विषयों पर कई आलेख हैं। लगभग 111 आलेखों का ये संग्रह है विचार बीथी, जिसमें धार्मिक, आध्यात्मिक, पौराणिक, सामाजिक विभिन्न तरह के आलेखों का ये संग्रह है। तो सामाजिक आलेखों के क्रम में ही अभी आपको ये सुना रहे हैं हम, दिखावे में है दम। मूलतः इसको हमने यहाँ प्रकाशन के क्रम में हमने थोड़ा सा शीर्षक में परिवर्तन किया है कि हम क्यों कम, इसलिए कि पुस्तक की उपादेयता अन्य समाज के लिए भी बने, इस विचार से। और यहाँ आलेख मेरा वही है जो मेरा मूल रूप से आलेख मैंने लिखा था, वो है दिखावे में है दम, मग समाज क्यों कम। दिखावे में है दम, ये तो मानना पड़ेगा। मेरे गांव में एक महानुभाव थे जो रूखी रोटी खा करके बाहर निकलते थे तो मूंछ में घी लगा करके, और यदि किसी से बातें करते थे तो बिल्कुल मुंह सटा करके, ताकि शुद्ध घी की खुशबू सामने वाले को पूछने पर विवश कर दे। दिखावा एक मनोविकार है, एक अति संक्रामक विकार है जो आंखों के माध्यम से भीतर घुसकर मन को संक्रमित करती है। धीरे धीरे आदमी इसके गिरफ्त में आते जाता है। दार्शनिक अंदाज में अगर इन्हीं बातों को कहूं तो कह सकता हूं कि रूप तन्मात्रा आंखों के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। इंद्रियों के माध्यम से भीतर आने वाली वृत्तियों में सर्वाधिक योगदान आंखों का ही होता है। इनका सीधा प्रभाव मन मस्तिष्क पर पड़ता है। सौंदर्य बहुत आकर्षित और प्रभावित करता है मनुष्य को, इसीलिए इसका प्रदर्शन भी सर्वाधिक होता है। शौर्य और ऐश्वर्य ही नहीं, ज्ञान का दिखावा भी खूब होता है, किंतु अर्थ प्रधान युग में दिखावे का केंद्र धन दौलत बन गया है। बड़प्पन का पैमाना दौलत बन गया है, किंतु धन में एक बहुत बड़ा दोष है, इसकी पाट बड़ी उथली है। थोड़ा भी धन संचित हुआ कि क्षुद्र नदी की तरह उफलने लगता है। धन के बदौलत इंसान सब कुछ प्राप्त करने की चेष्टा करता है, आज के युग में काफी हद तक सफल भी हो जाता है। अपवाद स्वरूप मनस्वी अंतर्मुखी विद्वानों को
छोड़कर बाकी को तो अंगूठा छाप भी धन के बदौलत मुट्ठी में कर ही लेता है। विज्ञान, तकनीक, न्याय व्यवस्था सबको अपने कदमों में झुका लेता है, यहां तक कि उनके दुरुपयोग से भी बाज नहीं आता। अर्थलोलुप विकाऊ मानसिकता विवशता का दास होकर रह जाती है। वर्ण व्यवस्था के नियमानुसार विप्र की विशेषता विद्या, ज्ञान, धर्म, अनुशासन आदि में है। क्षत्रिय की विशेषता शौर्य और वैश्य की विशेषता है वैभव में। किंतु युग प्रभाव ऐसा है कि ये सारा का सारा नियम गड़बड़ हो गया है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार विहित कर्म बिल्कुल पीछे छूट गए हैं। ये सही है कि गीता की कर्म मीमांसा के अनुसार पठन पाठन, यजन याजन, पौरोहित्यादि मात्र से आज के ब्राह्मण का जीवन यापन कदापि नहीं हो सकता। क्षत्रिय समुदाय सेना, पुलिस, प्रशासन तक ही नहीं ठहर सकता। वैश्य केवल वाणिज्य व्यापार से संतुष्ट नहीं रह सकता। शूद्र को सिर्फ सेवा तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। और अब तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको समानता का अधिकार मिल गया है ना। पांचों उंगलियों को बराबर करने की उद्दाम चेष्टा हो रही है। टैक्स चुकाने के समय भले ही अपनी हम आय का सही लेखा जोखा न दें, किंतु शादी विवाह आदि तथा मकान बनाने में तो अपनी पूरी की पूरी औकात दिखा देते हैं। इंच इंच में मार्बल, टाइल्स, पुट्टी, पेंटिंग से नीचे का डेकोरेशन ही हमें नहीं पसंद पड़ता। ड्राइंग रूम को अनावश्यक आकर्षक वस्तुओं से सजाना, फिजूल की मॉल मार्केटिंग करना आदि दिखावे के और भी तरह तरह के तरीके अपनाते हैं हम। इसके पीछे सबसे बड़ी मानसिकता होती है सामने वाले को हीन बनाना, नीचा दिखाना, वो भी बिना शब्द तुणीर के। मजे की बात तो यह है कि देखने वाला भी इस चोखे तीर से बिल्कुल धराशायी हो जाता है। यहां तक कि बेसुधी में खुद की हैसियत भी भूल जाता है और आंख मूंद कर योजनाएं बनाने लगता है अपने से नीचे वाले का शिकार करने की। शादी समारोहों का अकूत प्रदर्शन सामाजिक विकृति की हद तक पहुंच गया है। एक और हम दहेज प्रथा को दोष देते हैं, तो दूसरी ओर फिजूल खर्ची के कटीले बाढ़ को गुलाब जल से हम सींचते भी हैं। सच पूछें तो वास्तविक और अनिवार्य वैवाहिक खर्च ही कितना है। गहराई से यदि विचार करें तो 75% व्यय व्यर्थ का ही होता है। काम की तो सिर्फ 25% ही है। दिखावे की प्रवृत्ति या कहें विकृति को नियंत्रित करने की साहस नहीं संजोते और समाज या कि जमाने को दोष देने लग जाते हैं। हम इस उम्मीद से भीड़ बटोरते हैं, वैभव प्रदर्शन करते हैं कि मेरा समारोह यादगार बनेगा, समाज में इसकी चर्चा होगी, किंतु इस बात पर गौर नहीं करते कि निमंत्रित आगंतुक गण लिफाफा थमाए, डिनर किए, मुंह पर थोड़ी बड़ाई किए और फिर बाहर निकलकर हंसते हुए टिप्पणी किए, धन पशु अपनी औकात दिखा रहा है। आपका समारोह कभी भी शिलालेख नहीं बनता, इसे याद रखें। आपका कोई भी समारोह कभी शिलालेख नहीं बनता, इसे याद रखें। अपने धन के नशे में हम ये भूल जाते हैं कि हमारा दिखावा किसी और के लिए जहर बन रहा है। सबसे दुखदाई बात तो यह है कि बेटे के विवाह में कन्या पक्ष का
अमानुषी दोहन करके बिन कमाई के उस पैसे को पानी की तरह हम बहाते हैं। हैसियत तो आपकी तब हम देखें जब बिना दोहन किए, बिना दहेज लिए अपने बैंक बैलेंस को ढीला करके खर्च करें। किंतु ऐसा होता कहाँ है? सामाजिक कोढ़ और दहेज दानों का रोना रोते हैं तभी तक जब तक बेटी के बाप होते हैं। बेटे की बारी आते ही स्वर बदल जाते हैं, एकदम नेताओं वाले अंदाज में। सामाजिक मंच पर दिए गए भाषणों और किए गए वायदों का भी ध्यान नहीं रहता। ये ठीक है कि दहेज देने वाले और दहेज लेने वाले दोनों ही सामाजिक प्राणी हैं, किंतु समाज और मानवता का नियम क्या कहता है? वस्तुतः नियम ये था कि दो परिवार मिलकर तीसरे यानी नए परिवार के गठन की सांगोपांग समुचित व्यवस्था करें, किंतु आज ये सोच बदल गया है। पूरी जिम्मेवारी कन्या पक्ष का कर्तव्य मान लिया गया है। कन्या का पर्याय ही बन गया है दुहिता। यदि हृदय से सामाजिक बदलाव चाहते हैं तो शोषण और प्रदर्शन की प्रवृत्ति को तिलांजलि देकर हिम्मत पूर्वक आगे बढ़ने की आवश्यकता है। पहले स्वयं पर प्रयोग करने की आवश्यकता है। टीका टिप्पणी करने वाले थोड़ा बहुत अपने जुबान की खुजली मिटाएंगे, फिर खुद ब खुद शांत शिथिल हो जाएंगे। इसके लिए क्रमिक रूप से सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है। आरजू विनती करनी होगी, घेराव करना होगा, दहेज लेने वाले का सामाजिक बहिष्कार करना होगा, प्रदर्शन करने वालों का सामाजिक बहिष्कार करना होगा, दहेज लेने वाले को भी बौद्धिक बल देना, दहेज देने वाले को भी बौद्धिक बल देना होगा। कुछ और भी करना पड़ सकता है। यहां मैं वर कन्या वस्त्रालंकार, भोजन, आवासन, स्वागत, विदाई आदि अत्यावश्यक खर्चों में कटौती की बात नहीं कर रहा हूं। वो तो करना ही है, किंतु फिजूल खर्ची पर धारदार नस्तर चलाना होगा। ऐसे साहसी प्रयोगवादी को मैं भली भांति जानता हूं जो अपने इकलौते पुत्र के विवाह में वर सहित मात्र 11 लोगों की बारात लेकर गया था। ऐसा नवयुवक डॉक्टर भी देखा हूं जिसने कन्या और कन्या पक्ष से आशीर्वाद के अतिरिक्त कुछ भी नहीं लिया हो। ऐसे लुच्चे को भी मैं जानता हूं जो 50 का वादा करके 300 बारात लेकर आया था। मिल्की वाइट सुराहीदार गर्दन के साथ मोटी रकम लेकर आने वाली बहू की तलाश में 45 वर्षीय गेंडे नुमा बेटे की तन्हाई भी मैंने देखा है। गूंगे बहरे बेटे की धन पशु के आंगन में गरीब की सर्वांग सुंदरी बेटी के 3 टांगों पर खड़ी दहेजुआ गाड़ियों को भी मैंने देखा है। आधी दरवाजे पर ओहार लगाए पेट्रोल की आस में 3 टांगों पर खड़ी दहेजुआ गाड़ियों को भी मैंने देखा है। धन पशु के आंगन में गरीब की सर्वांग सुंदरी बेटी को घूंघट में उतरते हुए भी देखा है। आधी रात को मेरा हाथी पगला गया है, इसके इलाज के लिए अभी के अभी 1 किलो कपूर चाहिए, ऐसा हठीला समधी भी मैंने देखा है। ऐसी भव्य बारात भी देखा हूं जिसमें बरमाला के समय दूल्हा दुल्हन की स्पेस लैंडिंग कराई जाती है। विवाह का खर्च करोड़ों में होता है। ऐसी बारात को देख करके भला किस लड़के लड़की की इच्छा नहीं होगी कि मेरी भी स्पेस लैंडिंग हो। मैं नेता अभिनेता की बात नहीं कर रहा हूं, किसी डॉन की भी बात नहीं कर रहा हूं, बात कर रहा हूं समाज के आम व्यक्तियों की जो खास बनने के चक्कर में सामाजिक जहर घोल रहे हैं।
हैव और हैव नॉट की खाई की गहराई और चौड़ाई को बढ़ा रहे हैं। सौभाग्य से आई लक्ष्मी का दंभ प्रदर्शन के अतिरिक्त कुछ और भी उपयोग हो सकता है यदि आप चाहें। अत्यंत चिंता की बात है कि हमारा मग समाज भी देखा देखी दिखावे के चक्कर में तीव्र गति से वणिक प्रदर्शन में निरंतर औंधे मुंह गिरता जा रहा है। इसका त्वरित निवारण करना होगा, अन्यथा हम कहीं के न रहेंगे। अस्तु। तो बंधुओं, अभी आपने ये जो सुना, आलेख दिखावे में है दम, मग समाज क्यों कम, तो अभी का ये आलेख यहीं समाप्त हो रहा है और अभी की ये कड़ी भी यहीं पूरी हो रही है। अगली कड़ी में मैं अपने इस विचार भी थी आलेख संग्रह से एक दूसरे आलेख के साथ आपके समक्ष अपने स्वर में पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए कमलेश पुण्यार्क को अनुमति दें। आप नियमित बने रहें इस चैनल पर और अपना विचार भी देते रहें बंधु, तभी तो मैं ये समझ पाऊंगा कि मेरे ये विचार आप तक कितने और पहुंच रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है। अगली श्रृंखला में पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय भास्कर।